गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी कर लिया था किसके बारे में? अब तक हमने स्टडी कर लिया था करंट के बारे में। ठीक है, तो हमने स्टडी किया था करंट और उसकी टाइप्स के बारे में, चाहे वो एसी हो, डीसी हो, और हमने करंट फ्लो कैसे होता है, इस प्रकार से हमने करंट के बारे में स्टडी किया था, करंट स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि मैंने आपसे बताया था कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द करंट। तो मैंने आपसे बताया था कि जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर एक टर्म आई थी, और वो टर्म हमारी, क्योंकि करंट हमारा ऑब्टेन होगा और वो हमारा होगा कि जब चार्ज कैरियर्स एक गिवन वेलोसिटी से मूव करेंगे। चार्ज कैरियर्स किससे मूव करेंगे? गिवन वेलोसिटी से। उससे पहले आपका करंट ऑब्टेन नहीं होगा। अब गिवन वेलोसिटी क्या कहलाएगी? गिवन वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ चार्ज पार्टिकल्स at which the current is obtained in a conductor। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब साफ साफ सा कहना चाह रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल, ये कंडक्टर हमने लिए थे, ये हमने कंडक्टर लिया था, इस कंडक्टर के अंदर जब हमने अपनी तरफ से कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया था, तो उस टाइम पर चार्ज कैरियर्स ऐसे रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे। ठीक है, जो कि हमारी थर्मल वेलोसिटी थी। कौन सी वेलोसिटी थी? थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसे हम रैंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी कह देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर हमें करंट ऑब्टेन हो, ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर, वो वेलोसिटी चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। अब बोले जी ये कब ऑब्टेन होगी, तो हम बात करें तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ हमने एल ले ली है। क्या ले ली? एल हमने लेंथ ले ली है, और इस एल लेंथ के ऊपर हमने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया है अपनी तरफ से, हमने एल लेंथ ले ली, और आई इसके अंदर से करंट हमें ऑब्टेन होगा, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान रहे, जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जब मूव करेंगे तो वहां पर हमारा फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो हमारा F = Q × E आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारा E = क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही तो था, अरे यही तो था। तो इस Q को उधर ले जाएंगे तो F = Q × E। अब चार्ज पार्टिकल से मूव करेंगे, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ। तो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू मास एंड एक्सेलरेशन। अब मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा लो, ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों बैलेंस करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, तभी तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, नहीं तो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो MA = Q × E, Q × E।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब सुनो, हमारे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, तो वहां पर अगर मूव कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो मैंने कोई चार्ज पार्टिकल मान लिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले ली, ठीक है, उसने यहाँ पर मूव करने के लिए टाइम t ले लिया, ठीक है, ए उसका एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब एक पार्टिकल के लिए v1 इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टी वन, दो के लिए v2 इज इक्वल टू यू टू प्लस टू ए टू, मतलब n पार्टिकल है तो n के लिए, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी हमारी आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, वो हमारी आ जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू सो ऑन vn अपॉन में n, ठीक है। यहां से हम कंक्लूजन जब निकालेंगे तो यहां से हमारी इक्वेशन आएगी, वो आ जाएगी वी डी दैट इज इक्वल टू ए इंटू टो। ये टो भी बताऊंगा क्या है, टो है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ए की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 4। ए की वैल्यू 3 में थी, 3 में थी, तो वी डी की वैल्यू क्या आ गई, वी डी इज इक्वल टू ए की जगह रख दो क्यू ई अपॉन में एम इंटू टो, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यू ई टो अपॉन में एम। अब बात बोले सर ये टो क्या है, टो है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। अरे भाई रिलैक्सेशन टाइम है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है बताता हूँ। जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो आपस में पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, क्योंकि मैंने आपको बताई थी नंबर डेंसिटी होती है 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, इतने पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब हैं, तो दूसरे पार्टिकल से टकराते हुए जाएंगे ऐसे, ठीक है। जब टकराते हुए जाएंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision is known as a relaxation time। क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज के ऊपर मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से फोकस कर देता हूँ। मैंने आपसे बताया वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टो अपॉन एम। देखो इस क्यू की जगह चार्ज और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, डायरेक्ट ई लिख देते हैं, या माइनस ई भी लिख देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो आप ई टो अपॉन एम भी ले सकते हो। मैं बता देता हूँ ई क्या है, ये चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने अप्लाई किया जब आपने पोटेंशियल दिया, तो टो रिलैक्सेशन टाइम है जो कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14 सेकेंड, बस इतनी होती है, ठीक है। और m है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो करंट को ऑब्टेन करवाने के लिए हमें कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। देखो 3 वैल्यू याद रख लेना, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक हमने थर्मल वेलोसिटी यूज की थी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और एक हमने नंबर डेंसिटी यूज की थी 10 की पावर 28 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब थी। क्लियर है। चलो अब करंट ऑब्टेन हो गया, ठीक है, करंट क्या हो गया, ऑब्टेन, ठीक है ना। अब अगला हम लेके चलते हैं किसके साथ है, अरे भाई अगली रिलेशन बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने पढ़ी है, सुनी है, ठीक है, और देख भी लेंगे आज, ठीक है। अगला है हमारा
होम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम, ओम के नियम से मुझे याद आया, एनटीएससी स्कॉलर्स ध्यान दें, एनटीएससी के अंदर जो तैयारी कर रहे हो बच्चे ध्यान दें, आपके लिए टेस्ट सीरीज आ रही है। एनटीएससी के लास्ट ईयर के 10 ईयर के जो पेपर्स हैं वो हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। जल्दी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। कंटिन्यू के क्वेश्चंस को देखें और उनके ऊपर गौर करें, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर, और इसको हमने ये पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो इकाई आई करंट फ्लो कर रहा है ना, ये इस पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, लेकिन ध्यान रहे किस पर, कब डिपेंड करेगा, ठीक है। ओम्स लॉ ये कहता है कि अंडर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, under given condition, under given condition, under given condition like as temperature, like as temperature, under given conditions like as temperature, current flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied, यानी कि करंट क्या है? करंट सीधा सीधा सा कहना चाह रहा है कि उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, कम करोगे तो कम और ज्यादा करोगे तो ज्यादा, ठीक है, ओके। कम करोगे तो कम और ज्यादा करोगे तो ज्यादा, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम बात करते हैं किसके? हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है? डायरेक्ट सा कहना चाह रहा है V is directly proportional to I, या I is directly proportional to V, यानी कि उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, कम करोगे तो कम और ज्यादा करोगे तो ज्यादा। तो यहाँ V is directly proportional to I ले रहा हूँ, तो V is proportionality हमने बता दी, V is equal to I R, R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। हम बात करें तो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, ठीक है, और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस से घट रहा है, और इस R की यूनिट होती है, यूनिट वही होम जो कि होम ने दिया था तो होम होगी, ठीक है ना, ओके। अब ये जो R हमारा है, R रेजिस्टेंस जो हमारा है वो मैंने आपको बताया कि 1 होम कब होगा, 1 होम कब होगा? R जो है वो 1 होम कब होगा? वो 1 होम जब होगा जब आपने V जो है वो 1 वोल्ट लिया हो, कितना लिया हो? 1 वोल्ट, और I जो लिया है वो 1 एम्पियर लिया हो, क्या लिया हो? 1 एम्पियर, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहां से हम बात करें तो 1 होम दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक है। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये 2 एम्पियर होगा, R तो 1 ही आना है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देख लो, ये 3 वोल्ट है तो ये 3 एम्पियर, तो ये R तो 1 होम ही आना है। होम का सिंबल ये होता है, ये सिंबल होता है होम का, ठीक है ना, ओके। हाँ, एक होम का सिंबल ये होता है अपना होम, अपना हम सबका होम, ठीक है, घर में रहना,
ठीक है। ओके, चलो हम बात करते हैं किसकी, थोड़ी सी होम्स लॉ के ऊपर और बात कर लेते हैं। और होम्स लॉ क्या कहता है कि अगर गिवन कंडीशन हो, यानी कि गिवन कंडीशंस की बात करता हूं, तो सबसे पहले बात करूं तो कंडक्टर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ध्यान रहे, क्लियर है, टेम्परेचर हो प्रेशर हो, ठीक है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस हमारा है वो चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो सीधी सीधी सी बात है, आर अगर चेंज तो वी और आई तो ऑटोमेटिक, यानी कि वी आप चाहे कितना ही रख लो, आई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा हम बात करें लेंथ पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। चौथा एरिया पर डिपेंड करता है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम होम्स लॉ के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो होम्स लॉ हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई आर इज इक्वल टू होगा V अपॉन आई, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिवाइस होम्स लॉ को ओबे करते हैं वो हम ही कराते हैं। इसका ग्राफ कर लेते हैं, ग्राफ के बारे में स्टडी कर लें। तो ये तो हमारा V होगा, इधर वोल्टेज और इधर करंट, ठीक है, इधर क्या होगा करंट, इधर वोल्टेज। ये ग्राफ आएगा कि जितना आपने कर वोल्टेज बढ़ाया उतना करंट, जितना आपने वोल्टेज बढ़ाया उतना करंट, जितना आपने वोल्टेज बढ़ाया उतना करंट। ये 1 2 3, ये 1 2 3। आपने मैंने उदाहरण दिया था कि ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, तो R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ये 2 वोल्ट अपॉन में 2 एम्पियर, ये 3 वोल्ट अपॉन में 3 एम्पियर। सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ओम आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म आ रहा है। जितना आप अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए लेके चल रहे हो तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, क्लियर है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं जो डिवाइस या जो कंडक्टर, सॉरी जो मटेरियल, कंडक्टर नहीं कह सकते हैं, मटेरियल होम्स लॉ को ओबे नहीं करते, डोंट ओबे होम्स लॉ, होम्स लॉ को ओबे नहीं करते, आर कॉल्ड नॉन होमिक, नॉन होमिक डिवाइसेस या नॉन होमिक मटेरियल, नॉन होमिक मटेरियल्स कहलाते हैं, क्लियर है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर है, क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ओके। तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, सेमीकंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका, सेमीकंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है आपका, ऐसा। अब ऐसा ग्राफ आता है या ऐसा ग्राफ आता है, तो ये इधर वोल्टेज है और इधर करंट है, इधर हमारा वोल्टेज है, इधर क्या है, करंट है, ये नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये होम्स लॉ को ओबे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा ग्राफ तो नहीं आ रहा, तो नॉन ओमिकल आएगा, ठीक है। या अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो यही ग्राफ ऐसा बन जाता है, यानी कि करंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। या ऐसा बन जाएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन होमिक डिवाइस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, नॉन होमिक डिवाइस। ये था हमारा होम्स लॉ। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का भी हमने जिक्र किया था, आपके सामने आया था कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यही आया था ना कि R अगर बढ़ रहा है तो V घट रहा है, I घट रहा है, सॉरी, R अगर इंक्रीज हो रहा है तो I जो है वो डिक्रीज हो, यानी कि ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है,
क्या कर रहा है, अपोज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मटेरियल या एनी कंडक्टर, मटेरियल या कंडक्टर कह सकते हो, विच अपोज द flow of current is known as resistance। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि आपका ये करंट फ्लो करना चाह रहा है, इधर से करंट फ्लो करना चाह रहा है। ठीक है, तो उस करंट का अपोज करे ये रेजिस्टेंस, इस करंट का क्या करे, अपोज करे। ठीक है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे डेवलप होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कंडक्टर या मटेरियल हम लेके चले, कंडक्टर ही लेके चलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ से चल के जब आएगा तो इतने पार्टिकल से टकराता हुआ आएगा। अब टकराएगा तो सीधी सी बात है कि जब इधर से पार्टिकल आया, ये पार्टिकल मैंने लिया, ये टकराता हुआ आएगा तो उसका अपोज ही होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, अपोज प्रोड्यूस होता है। मैंने आपसे बताया कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है होम। अब होम की बात करें हम, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैंने आपसे बताया था कि 1 होम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर होता है। ठीक है, ओके, 1 होम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर आप लिख सकते हो। क्लियर है? आगे बात समझे। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का सबसे कम होता है, सेमीकंडक्टर का उससे ज्यादा, और इंसुलेटर का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? ठीक है, आगे बात समझ। जिसमें कंडक्शन ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि जिसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। मैंने आपसे कहा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये जिसमें ज्यादा फ्लो करेगा उसका रेजिस्टेंस कम, ये जिसमें कम फ्लो करेगा उसमें ज्यादा। यानी कि कंडक्टर्स के अंदर हम बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, I लार्जर होता है तो R जो है वो कंडक्टर में क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, और अगर I जो है इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स ये क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि R क्या होगा, R जो होगा वो लार्जर होगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि जिसमें करंट कम उसमें रेजिस्टेंस है ज्यादा, जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट है ज्यादा। ठीक है, ओके। हम बात करें इसके अंदर, अगला हम लेके चलें तो रेजिस्टेंस की बात हमने की है आपके सामने। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे। नंबर फर्स्ट तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। आपने किस प्रकार का मटेरियल, मैंने अभी आपको बताया, कंडक्टर लिया, सेमी कंडक्टर लिया, इंसुलेटर लिया, सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना, सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, मैंने आपसे अभी बताया था कि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो पार्टिकल्स और बढ़ जाएंगे। अरे श्योर सी बात है, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। जब पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स बढ़े तो क्या होगा, इसके अंदर पार्टिकल्स बढ़ते ही अरे बोलो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अपोज करने वाले बढ़ जाएंगे, उसका विरोध करने वाले बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ओके। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर थर्ड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एरिया होगा, ठीक है। एंड नंबर 4, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको नंबर 4 को हम बाद में थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे, पहले इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को मिलाएंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। क्लियर है? रो क्या है? रो जो है, रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हो या रेजिस्टिविटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। कभी ऐसे मत कर देना रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। हाँ, यूनिट निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है होम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, होम मीटर, ठीक है, यूनिट आ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि एरिया और लेंथ पर डिपेंड कर रही है, नहीं। रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ए मटेरियल, ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। तो श्योर सी बात है कि कंडक्टर्स की स्मॉल होगी, कंडक्टर्स की स्मॉल होगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की इससे ज्यादा होगी, सेमीकंडक्टर्स की इससे लार्जर होगी, ठीक है। और इंसुलेटर्स की उससे लार्जर होगी। हम बात करें कंडक्टर्स की 10 की पावर -8 के अंदर लाई करती हैं, 10 की पावर -8, ठीक है। होम मीटर में 10 की पावर -8 में लाई करती हैं, कंडक्टर्स में 10 की पावर -8 होम मीटर। जबकि हम सेमीकंडक्टर के अंदर बात करें तो 10 की पावर -5 के अंदर बात करते हैं। जबकि बात करते हैं इंसुलेटर की तो 10 की पावर 8 की सीरीज में पाई जाती है, 10 की पावर 8 होम मीटर के सीरीज के अंदर, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल की क्या होती है? डिफरेंट होती है, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं इस फॉर्मूला की, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, R इज इक्वल टू रो L बाई A के ऊपर, R इज इक्वल टू रो L बाई A। क्वेश्चन क्या करते हैं कि वे लेंथ मैंने इसको वायर को दुगनी कर दी, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले L थी, अब L और होगी, तो R डैश दैट इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन में A, तो R डैश दैट इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन में A, तो R डैश दैट इज इक्वल टू 2 रो L बाई A। ये कितना हो गया? दुगुना हो गया, पहले वाले के कंपेरेटिव, पहले वाले कंपेरेटिव कितना हो गया? दुगुना। लेकिन क्या करें कि इसको खींच करके स्ट्रेच करें, ठीक है। जब स्ट्रेच करेगा तो L जो होगी वो 2L हो जाएगी, L डैश जो होगी वो 2L हो जाएगी, लेकिन एरिया भी A बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहना है, मटेरियल तो वहीं से लेना है, ठीक है। एरिया भी क्या हो जाएगा? A बाई 2। अगर लेंथ 3 गुना करते हो तो 3L, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? A बाई 3 हो जाएगा। अगर लेंथ n टाइम्स करते हो NL, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? A बाई n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A बाई n। ये रख के देख लो, n की जगह 1 2 3 रख लेंगे, तो R डैश दैट इज इक्वल टू रो एज इट इज है L डैश अपॉन में A डैश, वैल्यू आ गई डायरेक्ट रो, ये आ गई NL अपॉन में A बाई n, n ऊपर चला जाएगा, R डैश दैट इज इक्वल टू रो n स्क्वायर L अपॉन में A, तो R डैश दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर आगे आ गया रो L बाई A। तो रो L बाई A क्या था? R के इक्वल था, तो सीधी सीधी सी R डैश दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर R बन गया। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, यानी कि अगर दुगुना करते हैं स्ट्रेच करके तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना करते हैं तो 9 गुना हो जाएगा। मतलब स्ट्रेच करके लेंथ जितनी आपने बढ़ाई उसका डबल, ठीक है ना, उसका स्क्वायर, उसका डबल नहीं, उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने 3 किया तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 4 किया तो 4 गुना 4, और 8 किया तो 8 गुना 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये था हमारा इससे रिलेटेड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। अच्छे से करें इस टॉपिक को।
दूसरा मैंने आपसे बताया कि रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, देखो बेटा जब रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो पार्टिकल्स का जो कोलिजन है ना उनको एनर्जी मिल जाएगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो ये पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव करेंगे इधर अंदर, ठीक है, और ये इसका अपोज ज्यादा करेंगे। जब ज्यादा अपोज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टेंस से घटेगा। क्लियर है? ओके, आगे बात समझ में। ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस का। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एनटीएससी के लिए टेस्ट सीरीज आ रही है, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, लास्ट ईयर्स के सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज लेके आएंगे, ठीक है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिक आते रहें।